ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों सर्वप्रथम आप सभी मित्रों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज 1 नवंबर है और आज थिएटर में सिंघम अगेन या फिर सिंघम 3 कह लीजिए और भूल भुलैया 3 ये 2 फिल्में रिलीज़ हुई है। दोनों ही फिल्मों को मैंने देख लिया और अभी जस्ट मैं घर पर आया हूँ। सबसे पहले अभी हम सिंघम अगेन के बारे में बात करने वाले हैं। अच्छा, फिल्म के बारे में हम बात करें उससे पहले एक कहानी मैं आप सब मित्रों को बताना चाहता हूँ। काल्पनिक कहानी है पर जस्ट ऐसे ही याद आ गई तो सोचा चलो आप सब मित्रों के साथ मैं शेयर कर देता हूँ। क्षमा चाहता हूँ अगर वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो, पर चलिए आराम से बात करते हैं। फिल्म के बारे में कहानी के बाद मैं आपको बताऊँगा, ठीक है ना। तो एक गाँव था जहाँ पर दशकों तक एक वामपंथी विचारधारा वाले मुखिया का वर्चस्व था। मुखिया कह लीजिए, प्रधान जी कह लीजिए, जो भी है, एक छोटा सा गांव था, काल्पनिक गांव समझ लीजिए। दशकों तक वामपंथी विचारधारा के मुखिया का शासन था। उस गांव में एक नाट्य मंडली थी, जो कुछ स्टेज प्लेज ड्रामाज वगैरह होते हैं ना गांव में से, तो वो नाट्य मंडली वो करती थी। पर वो जो मुखिया थे वो नाट्य मंडली का उपयोग करना बहुत अच्छे से जानते थे और नाट्य मंडली भी उस वामपंथी विचारधारा में मुखिया के साथ में बड़ी लॉयल थी। दशकों तक वो मुखिया उस नाट्य मंडली के थ्रू अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को गांव में स्प्रेड करता था दशकों तक। समझ लीजिए आप, वामपंथी विचारधारा है तो समाज को बांटना अलग अलग वर्गों में, या फिर कथित रूप से मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स का विरोध करने वाला, माइनॉरिटी अपीजमेंट वगैरह, जो कुछ भी आप समझ जाइए। तो इस प्रकार का कंटेंट वो वामपंथी विचारधारा का जो मुखिया है उस नाट्य मंडली से वैसे नाटक वगैरह लिखवाता था, बनवाता था। पर सामने से किसी को पता नहीं चलने देता था कि उस वामपंथी विचारधारा वाले मुखिया का उस नाट्य मंडली से कोई कनेक्शन है। और नाट्य मंडली वाले भी बड़े लॉयल थे उस वामपंथी विचारधारा वाले मुखिया के प्रति। अपना अपना कंटेंट बड़ा ही बढ़िया तरीके से ऐसे कैरेक्टर्स लिखते थे, बड़ा सुंदर कैरेक्टर डेवलपमेंट वगैरह, प्रेजेंटेशन भी बहुत बढ़िया रहता था, बहुत रिच लगते थे वो सब नाट्य वगैरह दिखने में। और इमोशनल ब्लैकमेल वगैरह भी बहुत बढ़िया तरीके से वो दर्शकों को करते थे। दशकों तक ये सब चलता रहा। फिर एक समय गांव के लोगों को थोड़ा सा पता चलने लग गया कि भाई ये दशकों से जो वामपंथी मुखिया का इस गांव पर जो वर्चस्व है ना, इस कारण से गांव के हालात कितने खराब हो गए हैं, दूसरे गांव से रिश्ते कितने खराब हो गए हैं, आर्थिक स्थिति गांव की कितनी खराब हो गई है, किस प्रकार के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं गांव में वगैरह वगैरह। ये बातें गांव के लोगों को समझ में आने लग गई। और फिर उन्होंने एक इलेक्शन में राष्ट्रवादी विचारधारा वाले मुखिया को जिताया। तो अभी गाँव में काफ़ी लंबे समय के बाद में एक राष्ट्रवादी विचारधारा वाले मुखिया का शासन आया। पर वो जो राष्ट्रवादी विचारधारा वाले मुखिया थे ना, बड़े ही भोले वाले थे, मासूम थे। प्रधान जी समझ लीजिए पंचायत वेब सीरीज़ के। उन्हें कला और साहित्य के क्षेत्र के बारे में, नाट्य मंडली वगैरह इसके बारे में कोई ज़्यादा पता नहीं था। अपने ज़मीन से गाँव से जुड़े हुए थे। जैसे कि पारंपरिक विचारधारा वाले परिवार होते हैं ना, कोई भी ट्रेडिशनल फैमिली हो, पेरेंट्स बच्चों को यही बताते हैं कि भाई ये फिल्म इंडस्ट्री वगैरह इस गंदगी से दूर रहो, अपना अपना करियर पर, फ्यूचर पर फोकस करो। स्वाभाविक सी बात है। तो वो जो राष्ट्रवादी विचारधारा वाले मुखिया थे उन्हें ज़्यादा पता नहीं था कला और साहित्य के क्षेत्र के बारे में, नाट्य मंडली वगैरह के बारे में। हालांकि वे चाहते थे कि दशकों से ये जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं ना, तो वे अपने गाँव की संस्कृति, कल्चर, इसको प्रमोट करने वाला वो कंटेंट बनाए। पर स्वाभाविक सी बात है, कुछ ज़्यादा पता नहीं था। अब धीरे धीरे जब राष्ट्रवादी विचारधारा वाले मुखिया का शासन आया ना, तो गांव के लोगों को भी समझ में आने लग गया कि ये नाट्य मंडली वाले किस प्रकार से षड्यंत्र रचते आ रहे थे दशकों से, कैसे फेक नैरेटिव वाली, प्रोपेगेंडा वाली फिल्में बनाते आ रहे थे। इसमें गांव के जो वृत्तपत्र वगैरह, मीडिया आदि, वो भी कैसे मदद कर रहे थे। तो लोगों को नाट्य मंडली वाले लोगों की चेहरा सामने आ गया, पता चल गया। तो धीरे धीरे लोगों ने फिर आलोचना करनी शुरू कर दी, दूरी बना ली। फिर नाट्य मंडली में भी लोगों को समझ में आने लग गया कि भाई अब तो लोग समझने लग गए हैं, बोलने भी लग गए हैं। अब इनकी आवाज़ को हम कुचल नहीं सकते, दबा नहीं सकते, इनकी अभिव्यक्ति का आज़ादी को हम कुचल नहीं सकते, तो अब क्या करें। तो नाट्य मंडली में 2 ग्रुप बन गए। एक ग्रुप तो पहले के जैसा ही बिल्कुल टेक्निकली एक्सट्रीमली वेल मेड, बहुत बढ़िया तरीके से ऐसा जो वामपंथी विचारधारा वाला कंटेंट वो नाट्य वगैरह बनाते थे वो बनाते रह गया। दूसरा एक ग्रुप जो अंदर से तो वही थोड़ा वामपंथी विचारधारा वाला ही था, पर बाहर से भी वो अपने आप को, वो जो राष्ट्रवादी विचारधारा वाले मुखिया है ना, उनके गुड लुक्स में वो अपने आप को लाना चाहते थे, अपने नंबर्स बनाना चाहते थे उनके सामने। तो मिलते थे कभी राष्ट्रवादी विचारधारा वाले मुखिया जी से, सचिव जी से वगैरह, जो भी आप समझ जाइए, उनके साथ फ़ोटो वगैरह भी खिंचवाते थे। पर कंटेंट बनाने की जब बात आती थी राष्ट्रवादी विचारधारा वाला, तो बड़ा ही बी ग्रेड टाइप,
मतलब राष्ट्रवादी विचारधारा को प्रमोट करना तो छोड़िए, पर उसका मजाक ही जैसे बन रहा हो, इस प्रकार का कंटेंट फिर नाट्य वगैरह वो बनाने लग गए। लोगों को पहले तो दशकों तक नाट्य मंडली नाटक करती थी, पर कभी लगा नहीं था कि भाई ये वामपंथी विचारधारा वाले मुखिया के साथ में इनका कोई कनेक्शन है वगैरह। पर अभी तो साथ में फ़ोटो खिंचा रहे हैं राष्ट्रवादी विचारधारा वाले मुखिया के साथ में, तो लोगों को लगा कि यार हाँ ज़रूर, मतलब ऐसा एक इमेज बनाने की प्रयास किया गया कि देखो देखो जैसे फांसीवादी शासन आ गया राष्ट्रवादी विचारधारा वाले मुखिया का, और वो यूज़ कर रहा है हमें नाट्य मंडली को, ऐसा एक चित्र बनाने का। हालांकि वो मुखिया तो बेचारे अपने काम से काम रखते थे, अपना सब कुछ गांव के विकास पर ध्यान दे रहे थे, पर नाट्य मंडली वाले ऐसा एक इमेज बनाने लगे कि देखो देखो जैसे हमें यूज़ किया जा रहा है, हम खुलकर फिल्में नहीं बना पा रहे, ज़बरदस्ती हमसे राष्ट्रवादी विचारधारा का कंटेंट बनाया जा रहा है, बड़ा ही बी ग्रेड टाइप वगैरह ऐसा कुछ बना करके रख देते थे। पहले वहाँ के बहुसंख्यक वर्ग के जो संत वगैरह थे उनका भी अपमान वगैरह जो करते थे, वो भी दिखावे वाली ऐसी कुछ राष्ट्रवादी फिल्में बनाने लगे, पर बड़ी ही क्रिंज फिल्में, नहीं सॉरी नाट्य, बड़ा ही क्रिंज कंटेंट वो बनाते थे। कुल मिलाकर जो बेचारे राष्ट्रवादी विचारधारा वाले मुखिया थे, वो तो उनका तो ऐसा कोई कला और साहित्य के क्षेत्र का उपयोग उन्होंने कभी किया ही नहीं, परंतु जैसे वो कहते हैं ना, कुछ खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा वगैरह, ऐसा कुछ वो एक कहावत है, देखिए वैसा हो गया राष्ट्रवादी विचारधारा वाले मुखिया का वगैरह वगैरह। ऐसी कहानी मुझे ऐसे ही याद आ गई। चलिए सिंघम अगेन के बारे में बात करते हैं। कैसे वर्णन करूं, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास में। जो आपने 5 मिनट का ट्रेलर देखा ना, 5 या पता नहीं 5 मिनट से भी बड़ा था, उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन हम कह सकते हैं। जैसा आपने ट्रेलर देख करके फील किया, वही आप थिएटर में भी फील करेंगे। मुझे तो बड़ा ही क्रिंज फील हुआ, वो क्या क्रिंज फेस्ट वगैरह जो कुछ भी कहते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही एक्सपीरियंस थिएटर में मिल रहा था। मतलब लिटरली मजाक ही लग रहा था जो कुछ भी चल रहा था। अब ऐसा लग रहा था जैसे जिनके मन में कोई भाव ही नहीं हो, ज़बरदस्ती भक्ति की महिमा बता रहे हो। लिटरली ज़्यादातर समय यही लग रहा था। हालांकि चलो फिर भी रामायण के जो ऐतिहासिक स्थल है अलग अलग, उन स्थलों के बारे में कम से कम दर्शकों को जानने को मिलेगा। पर वो प्रेजेंटेशन ऐसा था ना, लिटरली क्रिंज फील हो रहा था, सब कुछ फेक लग रहा था। अंदर से ऐसा कुछ श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से बनाया गया हो, ऐसा तो कम से कम मुझे कम से कम भाई कहीं पर भी 1 सेकंड के लिए भी फील नहीं हुआ। हाँ, मजाक अवश्य लग रहा था, जैसे कि ज़बरदस्ती किसी ने ऐसे सर पर बंदूक रखी हो ज़बरदस्ती फिल्म बनवाई हो, ऐसे लग रहा था। हाँ, बाकी बॉलीवुड का अभी भी जो वामपंथी विचारधारा वाला जो कंटेंट वगैरह है, वो बड़ा एक्सट्रीमली वेल मेड बनता है भाई। ये राष्ट्रवादी विचारधारा की फिल्में बनाते समय पता नहीं क्यों ऐसी बी ग्रेड बन जाती है, मजाकिया टाइप। हाँ, बाकी फिल्म में ना कहीं पर कोई ऐसा प्रॉपर कोई सबप्लॉट्स डाले हुए थे, ना कोई कैरेक्टर डेवलपमेंट थी। जस्ट ऐसे ही ये पात्र रामायण के इस पात्र से इंस्पायर्ड है, ये इससे इंस्पायर्ड है, वो उससे इंस्पायर्ड, बस हो गई। मतलब जो आपने ट्रेलर में देखा वही, और वो भी बड़ा ही वाहियात तरीके से वो सब कुछ प्रेजेंटेशन था। और डायलॉग्स तो इस प्रकार के डाले गए हैं ना, जैसे कि ऐसे लग रहा था जैसे ज़बरदस्ती राष्ट्रवादी विचारधारा को, या स्पेसिफिक कहे तो बीजेपी को जैसे प्रमोट किया जा रहा हो, ऐसा जैसे दिखाया गया हो। ऐसा ही लग रहा था जैसे कि आत्मनिर्भर भारत की बात हो, या ये नया भारत है, देश में घुसकर मारता है, ये नया भारत है। इस प्रकार के डायलॉग जगह जगह पर आपको सुनने को मिलेंगे। मतलब ऐसे कौन वो सुनने में कैसा लग रहा था, देखने वाले के मन में क्या इंप्रेशन जाएगा उससे, कि भाई जैसे ज़बरदस्ती इनसे ये फिल्म बनवा दी गई हो फांसीवादी शासन के द्वारा। अंदर से जब भाव होता है ना, तो वो इस प्रकार का बी ग्रेड कंटेंट नहीं बनता, वो सच्चे श्रद्धा भाव से वो कंटेंट बनता है। यहाँ पर किसी को अंदर से कोई इच्छा हो, ये जो बताया जा रहा था, दिखाया जा रहा था, ऐसा लग ही नहीं रहा था। ज़बरदस्ती जैसे कुछ बना दिया गया हो, यही मुझे कम से कम भाई फिल्म देखते हुए फील हुआ। बाकी रोहित शेट्टी की पिछली जो फिल्में हैं, उस प्रकार का कुछ बहुत ज़्यादा लार्ज देन लाइफ ऐसे कुछ सेट्स वगैरह या एक्शन सीक्वेंसेस, कुछ बहुत सारी गाड़ियाँ वगैरह उड़ रही हो, थोड़ा बहुत दिखेगा आपको, ऐसे कुछ नहीं। सॉन्ग्स वगैरह काफ़ी बड़े स्केल में पिक्चराइज यहाँ पर भी किए गए हैं, परंतु मरे मरे मन के साथ में जैसे ये चीज़ बनाई हो, यही लग रहा था। चलिए अब क्या कर सकते हैं दुख होता है, यही कह सकते हैं हम। बाकी तो सब बातें मैंने ट्रेलर रिव्यू में करी दी थी, वो सब मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करना चाहूँगा। मैं सिंघम अगेन को दूंगा
3 आउट ऑफ 10 स्टार्स। वो जो रामायण के ऐतिहासिक स्थल बीच बीच में दिखाए गए हैं उनके बारे में चलो दर्शकों, जो बच्चे थे फिल्म देखने के लिए आए हुए, उन्हें कम से कम उसके बारे में पता चला उस कारण से। बाकी वो पता नहीं यार, विचित्र ही फील हो रहा था वो देखते समय, जब कोई बिना श्रद्धा भाव के बातें प्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है। तो चलिए, पेरेंटल गाइडेंस की कोई आवश्यकता नहीं है। फिल्म में कोई सेक्स, न्यूडिटी और कोई खास ऐसा वायलेंस वगैरह नहीं है। बाकी जिन मित्रों ने इस फिल्म को देखा है, आपका अनुभव कैसा रहा मुझे अपने नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।